नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो कम्प्लीमेंट्री सिमेट्री क्लास ए बी एम्पलीफायर पर है। इस सर्किट को मैंने 600 प्लस 600 वाट से लेके 2500 प्लस 2500 वाट तक के एम्पलीफायर्स में यूज़ किया हुआ है। आज का यह सर्किट पहले बनाए गए सर्किट से थोड़ा अलग है, क्योंकि अनुभव से हम लगातार सीखते रहते हैं। आप सोच रहे होंगे कि सारी दुनिया तो क्लास जी, एच और डी की ओर भागी जा रही है और मैं अभी भी क्लास ए बी पर ही अटका हुआ हूँ। इसका भी कारण है, जितने भी क्लास जी और एच के एम्पलीफायर्स आ रहे हैं, चाहे वे किसी भी कंपनी के हों, वे सभी अपनी पूरी पावर जितनी की उनकी कंपनी क्लेम करती है पर लगातार नहीं चल सकते। मानो अगर कोई एम्पलीफायर 4000 वाट का है तो आप उससे 4000 वाट लगातार नहीं ले सकते। ये एम्पलीफायर अपनी पूरी पावर पर लगातार अधिक से अधिक 15-20 मिनट ही चल सकते हैं। उसके बाद वे गर्म होकर बंद हो जाते हैं। कुछ तो केवल 10 मिनट में ही दम तोड़ देते हैं, जबकि उन सब के अंदर कूलिंग फैन भी लगा रहता है। उनको आप उनकी आधी पावर तक ही चला सकते हैं। यह सब आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा। मित्रों, बहुत से बड़े ऑडियो इंजीनियर्स भी इन एम्पलीफायर्स की क्षमता से संतुष्ट नहीं हैं। फिर क्यों इनके निर्माता इनकी पावर आउटपुट को बढ़ा चढ़ा कर लिखते हैं। पीए टाइप्स के एम्पलीफायर्स, उनको तो आप उनकी मैक्सिमम पावर पर लगातार चला सकते हैं, उनमें तो कोई ब्रेकडाउन नहीं होता। फिर इन क्लास जी और एच को क्यों नहीं चला सकते? जब आपसे दाम 4000 या 6000 वाट के लिए जा रहे हैं, तो क्यों आपको उनकी आधी पावर से ही संतोष करना पड़ रहा है? मेरी समझ में ऐसा इसलिए है कि आम कंज्यूमर बहुत जल्दी झांसे में आ जाता है। नई टेक्नोलॉजी है, बढ़िया ही होगी, बस यही सोचकर इनको खरीदता है। यही हाल क्लास डी का भी होता है। छोटा है, हल्का है, गर्म भी नहीं होता, बस इन्हीं बातों में उलझ जाता है और उसकी रिस्पॉन्स और ऑडियो क्वालिटी कैसी है यह देखना भूल जाता है। मित्रों, बाज़ारवाद का एक असूल है कि कुछ ना कुछ नया देते रहो ताकि सेल सैचुरेट ना हो। माल बिकते रहना चाहिए। अगर एक ही टेक्नोलॉजी बाज़ार में होगी तो एक दिन वह सबके पास होगी, तो फिर कौन खरीदेगा? इसलिए नया नया प्रोजेक्ट बाज़ार में फेंकते रहो, बिक्री चालू रहे। कंज्यूमर के हितों की चिंता किसी को नहीं है। कुछ ना कुछ नया करने की सनक का ही परिणाम है यह क्लास जी, एच और डी के एम्पलीफायर। दोस्तों, पहलवान दो किस्म के होते हैं। एक वे जो जिम जाते हैं, उनका ध्यान सिर्फ अपनी बॉडी को मस्कुलर और सुंदर बनाने पर ही होता है, और दूसरे वे देसी पहलवान जो अखाड़ों में कुश्ती लड़ते हैं। दिखने में वे सामान्य ही लगते हैं, लेकिन अपने से तकड़े दिखने वाले पहलवान को भी वे धूल चटा सकते हैं। क्लास जी, एच और डी भी मुझे जिम वाले बॉडी बिल्डर ही लगते हैं, और क्लास ए भी अखाड़े के दमदार पहलवान। दोस्तों, सभी लोगों को अलग अलग प्रकार की टेक्नोलॉजीज़ के गुण दोष पता नहीं होते। अधिकतर लोग कन्फ्यूज्ड रहते हैं कि वास्तव में क्या अच्छा है। क्लास डी का भी यही हाल है। इस टेक्नोलॉजी पर दशकों से काम चल रहा है, लेकिन अभी तक यह टेक्नोलॉजी सामान्य कीमत पर अपना बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे पाई है। छोटा है, हल्का है, गर्म नहीं होता, इससे इसकी साउंड क्वालिटी पर पर्दा नहीं पड़ जाता। आप कुश्ती लंगोट पहनकर लड़ो या ट्रैक सूट पहनकर, उद्देश्य तो दूसरे पहलवान को चित करना ही है ना। बेशक क्लास ए बी में सेम पावर के लिए क्लास जी और एस से ज़्यादा पावर ट्रांजिस्टर लगते हैं, लेकिन इसकी सर्किटरी सरल है और रिपेयरेबल है। पार्ट्स भी सस्ते हैं और आसानी से मिल भी जाते हैं। आज का यह सर्किट 1000 प्लस 1000 वाट आरएमएस के लिए बनाया गया है। 2 ओम के लोड पर इसे आप लगातार चला सकते हैं। इस एम्पलीफायर में कुछ प्रोटेक्शन सर्किट भी बनाए गए हैं जो किसी भी विपरीत परिस्थिति में इसकी सुरक्षा करते हैं। इस एम्पलीफायर के लिए कुछ अतिरिक्त सर्किट भी बनाए गए हैं, जिनमें डिफरेंशियल इनपुट और टोन कंट्रोल, एलईडी व्यू इंडिकेटर, सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट और लो कट और हाई कट यानी लो पास और हाई पास फिल्टर भी हैं, जिनकी चर्चा अगले वीडियो में होगी। तो शुरू करते हैं इसके सर्किट डायग्राम से। इस इनपुट सर्किट की सप्लाई प्लस माइनस 12 वोल्ट है।
डिले लोड कनेक्ट रिले की सप्लाई 12 वोल्ट है और मेन एम्पलीफायर की पावर सप्लाई विदाउट लोड प्लस माइनस 83 वोल्ट डीसी और फुल लोड पर यह प्लस माइनस 72 वोल्ट डीसी है। यहाँ इनपुट वॉल्यूम कंट्रोल को दी गई है। 1000 वाट के लिए यह इनपुट 700 मिली वोल्ट है। इस एम्पलीफायर में पहला प्रोटेक्शन सर्किट यह टेम्परेचर सेंसर है जो सामान्यतः बंद ही रहेगा, परंतु यदि किसी कारण से कूलिंग फैन बंद हो जाता है तो यह टेम्परेचर 70 डिग्री से ऊपर होते ही इस एम्पलीफायर की इनपुट को बंद कर देगा और एम्पलीफायर म्यूट कंडीशन में आ जाएगा। इस काम के लिए मैंने थर्मल स्विच न लगाकर एक छोटे आईसी LM35 को इस्तेमाल किया है, जो न केवल अधिक एक्यूरेट है बल्कि थर्मल स्विच से बहुत सस्ता भी है। टेम्परेचर बढ़ने पर यहाँ एक रेडियलिटी इंडिकेटर के तौर पर लगा है। इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर के पहले हिस्से में ही गेन लूप पर एक ऑटो गेन लिमिटर भी बनाया गया है। यह इनपुट पर अधिक सिग्नल होने पर इस ऑपरेशनल एम्पलीफायर का गेन कम कर देता है, जिससे एम्पलीफायर की आउटपुट एक निश्चित लेवल से अधिक नहीं बढ़ती, जिससे सिग्नल में क्लिपिंग भी नहीं होती। यह इनपुट सिग्नल को बड़ी ही कुशलता के साथ कंट्रोल करता है, जिससे आउटपुट पर डिस्टॉर्शन में नहीं होती और ना ही यह चिंता करनी पड़ती है कि सिग्नल क्लिप ना हो जाए। इसके बाद का ऑपरेशनल एम्पलीफायर और ये दोनों ट्रांजिस्टर इस एम्पलीफायर की ड्राइवर स्टेज हैं। ये ट्रांजिस्टर क्लास A मोड में लगे हैं, जो सिग्नल को एम्पलीफाई करने के साथ साथ नेक्स्ट स्टेज के लिए मैक्सिमम करंट लिमिटर का काम भी करते हैं। इनके बीच लगा है यह ट्रांजिस्टर जो हीट सिंक पर लगा है, टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए लगाया गया है। इस पर लगे प्रीसेट से बायस करंट भी एडजस्ट होता है और यह ट्रांजिस्टर टेम्परेचर बढ़ने पर बायसिंग करंट को भी स्थिर रखता है। इस एम्पलीफायर में मैंने डबल डार्लिंगटन ट्रांजिस्टर लगाए हैं, क्योंकि 2 ओम पर 1000 वाट के लिए 21 एम्पियर से भी अधिक करंट चाहिए। स्पीकर प्रोटेक्शन के लिए यह रिले लगाई है जो डिले ऑन होती है ताकि स्पीकर में थम या पॉप नॉइस ना हो। इस रिले को यह लैचिंग सर्किट ड्राइव करता है जो इस डीसी प्रोटेक्शन सर्किट और ओवरलोड सर्किट से एक्टिव होता है। यह डीसी प्रोटेक्शन सर्किट कोई फॉल्ट होने पर स्पीकर पर डीसी वोल्टेज जाने से रोकता है। ओवरलोड सर्किट में लगा यह ऑप्टोकपलर जो ओवरलोड या स्पीकर लाइन शॉर्ट होने पर कंडक्ट हो जाता है। डीसी प्रोटेक्शन या ओवरलोड सर्किट के एक्टिव होते ही यह ऑटो कट लैचिंग सर्किट इस रिले को ऑफ करा देता है, जो दोबारा रीसेट स्विच या पावर ऑन ऑफ स्विच से ऑन हो सकती है। एम्पलीफायर किस कारण बंद हुआ है यह दिखाने के लिए इसमें यहाँ ये LED इंडिकेटर भी लगे हैं। यह है इस सर्किट का PCB जिसे हम अब टेस्ट करेंगे। स्टीरियो के लिए इस तरह के 2 PCB की ज़रूरत होती है। यहाँ हमने इसमें सिग्नल इनपुट लगाई है। यह प्लस माइनस 12 वोल्ट की सप्लाई है और यह है इसकी मेन पावर सप्लाई। ये 2 ओम का डमी लोड है और यहाँ से इसकी आउटपुट ऑसिलोस्कोप और डीबी मीटर को दी गई है। तो सबसे पहले हम इस सर्किट का क्विसेंट करंट एडजस्ट करेंगे इस प्रीसेट से। यह प्रीसेट बायसिंग वोल्टेज वेरी करता है, जिससे पावर ट्रांजिस्टर का क्विसेंट करंट वेरी होगा। इसके लिए हम फंक्शन जनरेटर से 1 किलोहर्ट्ज़ ट्रायंगुलर वेव का सिग्नल देंगे। यह सिग्नल हम उतना ही देंगे जितने भर से एम्पलीफायर की आउटपुट पर क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन दिखाई देने लगे। आप चाहें तो साइन वेव का सिग्नल भी दे सकते हैं। अब यहाँ ये क्रॉस ओवर डिस्टॉर्शन दिखाई देने लगी है। बायसिंग बढ़ाकर इसे दूर करते हैं। अब यह ठीक हो गई है। पहले हम इसकी बायसिंग वोल्टेज को टेम्परेचर कंपनसेशन के लिए लगे इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर और एमीटर के बीच में देखते हैं। यहाँ यह 2.4 वोल्ट है। अब करंट देखेंगे। चूँकि इस सर्किट का क्वेसेंट करंट बहुत कम होता है, तो यहाँ इस एमीटर पर लगी 0.5 ओम के रेजिस्टेंस पर यह दिखाई नहीं देगा। इसे यहाँ मेन पावर सप्लाई की सीरीज में चेक करना होगा। नेगेटिव या पॉजिटिव किसी भी ओर से चेक कर सकते हैं। इस सप्लाई लाइन पर 10 पावर ट्रांजिस्टर, 2 डार्लिंगटन और 1 ड्राइवर ट्रांजिस्टर लगा है। यहाँ यह करंट 32 मिली एम्पेयर है
अकेले ड्राइवर ट्रांजिस्टर का करंट ही 13 मिली एम्पेयर होता है। बाकी बचे 19 मिली एम्पेयर इन 10 पावर ट्रांजिस्टर और 2 टार्लिंगटन का करंट है। इस सर्किट का क्विसेंट करंट बहुत ही कम है, इसलिए इसकी थर्मल स्टेबिलिटी भी बेटर है। अब देखते हैं इसकी पावर आउटपुट। यहाँ हमने 1 किलोहर्ट्ज़ साइन वेव का सिग्नल लिया है। सिग्नल बढ़ाते हैं। 1000 वाट RMS 2 ओम के लोड पर लेने के लिए हमें 44.7 वोल्ट चाहिए। ऑटो गेन लिमिटर ने भी अपना काम अब शुरू कर दिया है। यह ओवर इनपुट से होने वाले क्लिपिंग को रोकता है। यहाँ अब पूरी 1000 वाट हमें मिल रही है। साइन वेव के ट्रेस में कोई डिफॉर्मिटी नहीं है। हम इसका इनपुट सिग्नल बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन यहाँ आउटपुट स्थिर है और कोई डिस्टॉर्शन भी नहीं है। अगर यह गेन लिमिटर ना होता तो ओवर इनपुट सिग्नल होने पर आउटपुट पर क्या असर पड़ता है, ये देखते हैं। अभी यहाँ इनपुट पर 650 मिलीवोल्ट हैं और आउटपुट पर पूरे 44.7 वोल्ट। अब हम इनपुट सिग्नल बढ़ाते जा रहे हैं और यह आउटपुट पर क्लिपिंग होनी शुरू हो गई है। इनपुट अभी 950 मिलीवोल्ट है। ऑटो गेन लिमिटर ऑन होते ही आउटपुट पर होने वाली ये क्लिपिंग अब खत्म हो गई है। तो इस तरह यह ऑटो गेन लिमिटर काम करता है। और अब इसका फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स देखेंगे। सबसे पहले डीबी मीटर को 0 dB के लिए कैलिब्रेट करेंगे। 1 किलोहर्ट्ज़ साइन वेव का सिग्नल देकर ये कैलिब्रेट हो चुका है। पहले हम लो फ्रिक्वेंसी साइड से रेस्पॉन्स देखना शुरू करते हैं। ये 10 हर्ट्ज़ है। यहाँ इस एम्पलीफायर का रेस्पॉन्स -2 dB है। 20 हर्ट्ज़ पर -0.7 dB है और 30 हर्ट्ज़ पर यह -0.2 dB। 50 हर्ट्ज़ पर 0 dB, 100-300 हर्ट्ज़ पर भी 0 dB है। 1 किलोहर्ट्ज़, 2 किलोहर्ट्ज़, 3, 4 और यह 10 किलोहर्ट्ज़ तक भी 0 dB है। यहाँ 15 किलोहर्ट्ज़ पर यह -0.1 dB है। 20 किलोहर्ट्ज़ पर यह -0.4 dB, 27 किलोहर्ट्ज़ पर यह -1 dB है और 30 किलोहर्ट्ज़ पर यह -1.5 dB है और 33 किलोहर्ट्ज़ पर यह -2 dB है। इस तरह इस एम्पलीफायर का फ्रिक्वेंसी रेस्पॉन्स एंड टू एंड 10 हर्ट्ज़ से 33 किलोहर्ट्ज़ पर है -2 dB। अब इस 1 किलोहर्ट्ज़ की स्क्वायर वेव की शेप को देखिए। यह बिल्कुल परफेक्ट है। इसका राइज टाइम और फॉल टाइम भी बहुत कम है, जो कि लगभग 12 माइक्रोसेकंड के लगभग है। और अब FFT मैथ फंक्शन पर इसकी हार्मोनिक डिस्टॉर्शन देखते हैं। इसको हम लो, मिड और हाई तीनों फ्रिक्वेंसीज पे चेक करेंगे। तो पहले 1 किलोहर्ट्ज़ साइन वेव का सिग्नल पूरी पावर के लिए देंगे। FFT फंक्शन को ऑन करते हैं। हैनिंग विंडो पर FFT फंक्शन है। 500 हर्ट्ज़ के स्केल पर 2 डिवीज़न पर यह 1 किलोहर्ट्ज़ की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। अगले 2 डिवीज़न पर 2 किलोहर्ट्ज़ और फिर अगले 2 डिवीज़न पर 3 किलोहर्ट्ज़ होगी, जिस पर सबसे अधिक डिस्टॉर्शन होती है, क्योंकि यह 1 किलोहर्ट्ज़ की पहली ऑड फ्रिक्वेंसी है। यहाँ इसमें कोई डिस्टॉर्शन नहीं दिखाई दे रही है। डिस्टॉर्शन कैसे दिखती है, यह हम स्क्वायर वेव का सिग्नल देकर देखते हैं, क्योंकि स्क्वायर वेव की ऑड हार्मोनिक्स की अंतहीन सीरीज से ही स्क्वायर वेव बनती है। यह स्क्वायर वेव का सिग्नल है, जिसमें यहाँ पहली ऑड हार्मोनिक फ्रिक्वेंसी पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्शन है। साइन वेव पर कोई डिस्टॉर्शन नहीं होनी चाहिए। सो इस एम्पलीफायर में भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब 100 हर्ट्ज़ पर चेक करते हैं। यह 50 हर्ट्ज़ के स्केल पर है और यहाँ 2 डिवीज़न पर 100 हर्ट्ज़ की फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है। इस पर भी कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। अब 10 किलोहर्ट्ज़ पर देखते हैं। यह 10 किलोहर्ट्ज़ फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी है और इसमें भी कोई डिस्टॉर्शन नज़र नहीं आ रही है। अब बारी है डैम्पिंग फैक्टर की, जिसे हम 100 हर्ट्ज़ और 2 ओम के लोड पर 1000 वाट की पूरी आउटपुट पर देखेंगे। अभी यहाँ 44.66 वोल्ट है। लोड हटाने पर यह 44.69 वोल्ट हो गई है।
यह जो 0.03 वोल्ट का वेरिएशन आप देख रहे हैं यह बहुत मामूली है और यह मेंस वोल्टेज में फ्लक्चुएशन के कारण भी हो सकता है। अगर हम यहाँ ऑसिलोस्कोप पर देखें तो यह यहाँ पर 44.8 वोल्ट ही दिखा रहा है। अब लोड हटाने पर भी यह 44.8 वोल्ट ही है। दोस्तों, अधिकतर लोग डैम्पिंग फैक्टर को 1/4 लोड और 1 किलोहर्ट्ज़ पर चेक करते हैं, जो कि स्वाभाविक है कि अधिक ही दिखाई देगा। लो फ्रिक्वेंसी, फुल लोड और पूरी पावर पर डैम्पिंग फैक्टर टेस्ट करने पर ही एम्पलीफायर की क्षमता का पता लगता है। अब हम इस डैम्पिंग फैक्टर को 1 किलोहर्ट्ज़ पर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ भी यह 44.8 वोल्ट RMS और लोड हटाने पर भी यह इतना ही रहता है। लेकिन हम ट्रू RMS डिजिटल मल्टीमीटर द्वारा दिखाई गई वोल्टेज के अनुसार ही डैम्पिंग फैक्टर को कैलकुलेट करेंगे। यहाँ इसका डैम्पिंग फैक्टर आया है 1488.67। और अब स्क्वायर वेव पर इस एम्पलीफायर की मैक्सिमम पीक पावर चेक करते हैं। 750 मिलीवोल्ट की इनपुट पर यह 45.6 वोल्ट और 950 मिलीवोल्ट की इनपुट पर यह मैक्सिमम 52 वोल्ट है। तो इस तरह से इसकी मैक्सिमम पीक पावर 1352 वाट है। और अब अंत में इसका ओवरलोड प्रोटेक्शन सर्किट चेक करते हैं। अभी यह एम्पलीफायर अपनी पूरी पावर पर चल रहा है। देखें, इस मल्टीमीटर में यहाँ ये 44 वोल्ट दिखा रहा है। अब हम इसके आउटपुट को शॉर्ट करते हैं। शॉर्ट होते ही यह रिलेटिव हो गई है और वोल्टेज भी खत्म हो गए हैं। अब हम इस रीसेट स्विच से इसे ऑन कराते हैं। यह फिर से ऑन हो गई है। शॉर्ट होने पर होने वाला स्पार्क दिखा रहा है कि 2 ओम के लोड पर कितना अधिक करंट होता है। अगली वीडियो में इस एम्पलीफायर के लिए इनपुट टोन कंट्रोल, VU इंडिकेटर, सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट और लो पास हाई पास फिल्टर और पावर सप्लाई पर बात करेंगे। हाई क्वालिटी ऑडियो एम्पलीफायर और इससे संबंधित सर्किट्स में रुचि रखने वालों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, जिसमें मेरे द्वारा डिजाइन किए गए क्लास AB एम्पलीफायर व अन्य प्रकार के सर्किट PCB डिजाइन्स के PDF आप प्राप्त कर सकते हैं और इन्हीं से संबंधित अपने प्रश्नों के उत्तर भी पा सकते हैं। क्लास D और क्लास H जैसे निम्न क्वालिटी वाले एम्पलीफायर्स में रुचि रखने वाले कृपया संपर्क ना करें। इस ग्रुप का सदस्यता शुल्क 100 रुपये प्रति माह या 1100 रुपये प्रति वर्ष है। अपनी सुविधा अनुसार मासिक या वार्षिक आप कैसे भी दे सकते हैं। जो इच्छुक हों वे यहाँ दिए गए गूगल पे QR कोड पर धनराशि जमा करके और व्हाट्सएप QR कोड को स्कैन करके थिंक एनालॉग फॉर यू ग्रुप के सदस्य बन सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।